नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं लेखांकन समीकरण में जो समस्याएं आती है वो आपको बताने वाला हूं। आज का क्वेश्चन यह है कि निम्न व्यवहारों से लेखांकन समीकरण द्वारा संपत्ति, दायित्व एवं पूंजी पर होने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ किया 80,000 रुपये, नगद माल खरीदा 20,000 रुपये, उधार माल खरीदा 30,000 रुपये, माल बेचा, लागत जिसकी 15,000 है और 20,000 में बेचा है, नगद प्लांट खरीदा 25,000 रुपये। मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में इसका लेखांकन समीकरण कैसे तैयार करेंगे। तो आइए, बोर्ड पर सीधे लेखांकन समीकरण की बात कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको समझना है कि यह किस विधि से किया जाता है, किस प्रकार से हल किया जाता है। बच्चों को इसमें जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं कहाँ पर आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रारूप हम बना लेते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहला जो हम कॉलम बनाते हैं इसमें व्यवहार लिख देते हैं। इस व्यवहार के बाद में एक पक्ष में हम संपत्तियां लिख देते हैं और दूसरा पक्ष जो होगा इस पक्ष में हम दायित्व लिख देते हैं। जो भी हमारी देनदारियां होती है जिन्हें हमें वापस करना है वो लिख देते हैं। अब जैसे आपने देखा कि व्यापार प्रारंभ किया, अब यहाँ पर व्यापार प्रारंभ जब भी करेगा तो आप समझ गए होंगे, व्यापार प्रारंभ किया तो यहाँ पर व्यापार में संपत्ति के रूप में हमारे पास रोकड़ आ जाए, अर्थात अलग है और मालिक अलग होता है। धारणा के अनुसार हम लेखा करते हैं तो संपत्तियां आ जाए और यह संपत्ति कभी ना कभी लौटाना होगा मालिक को, और मालिक को जो लौटाने की बात होती है उसे हम उस धन को हम पूंजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप व्यापार प्रारंभ किया है तो संपत्ति के रूप में यहाँ पर रोकड़ आई है और दायित्व के रूप में यहाँ पर पूंजी का निर्माण हो जाएगा। तो हमने कहा कि 80,000 रुपए से यहाँ पर व्यापार किया तो रोकड़ हो जाएगी और पूंजी भी 80,000 हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों तरफ लेखा कर दिया है। आप देखिए, जब व्यापार प्रारंभ किया था तो दोनों तरफ प्रविष्टि हुई थी। अब देखिए, दूसरा यहाँ पे उन्होंने कहा कि नकद माल खरीदा, और जब नकद माल खरीदेगा तो आप जानते हैं जब नगद खरीदेगा माल तो यहाँ पर क्या होगा, नगद खरीदने पर माल हमारे पास आएगा, अर्थात व्यापार में यहाँ पर संपत्ति के रूप में माल बढ़ जाएगा। और अब जब नगद खरीदा है तो रोकड़ भी कम हो जाएगी, अर्थात दोनों संपत्ति है और दोनों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब नगद माल खरीदा है 20,000 रुपए का, अर्थात यहाँ पे आप देखिए 20,000 रुपए हमारे तिजोरी से चले जाएंगे, लेकिन 20,000 रुपए का हमारे पास माल आ जाएगा। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही रोकड़ और माल दोनों ही संपत्ति है। और जब हम सीधा देखते हैं कि माल जब खरीदा है हमने तो रोकड़ गई है और माल आया है। अब दोनों का समीकरण यहाँ पे तैयार करते हैं, और समीकरण जब तैयार करेंगे हम यहाँ पे तो देखिए आप 80 में से 20,000 को घटा देंगे तो हमारे पास रोकड़ जो तिजोरी में बचेगी वो 60,000 बचेगी और 20,000 का हमारे पास माल बचेगा। इस प्रकार आप देखिए, पूंजी 80,000 रुपए हमारे पास पहले से है, जीरो घटाने के बाद। अब समीकरण बना या नहीं बना तो 60 और 20 80 हुआ, संपत्ति पक्ष का योग यहाँ पे देखिए, और दायित्व जो पक्ष है इसमें भी 80,000 हुआ, अर्थात यहाँ तक हमारा समीकरण एकदम सही है। पहला व्यापार प्रारंभ किया और दूसरा नगद माल खरीदा, दोनों का हमने लेखा किया यहाँ पे। अब देखिए, उधार माल खरीदा, तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा, उधार माल खरीदा। और जब उधार माल खरीदेगा तो आप जानते हो, खरीदोगे आप तो माल जब भी खरीदोगे तो माल हमारे पास आएगा, अर्थात माल प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नगद की बात होती, नगद होता यदि, यहाँ पे देखिए नगद माल यहाँ पे हमने खरीदा था, नगद माल खरीदा था तो रोकड़ चली गई थी। लेकिन आप देखिए, उधार खरीदा है हमने तो रोकड़ जाएगी क्या, रोकड़ नहीं जाएगी, क्योंकि उधार है। अब जिस व्यक्ति से खरीदा है उस व्यक्ति को हमें देना होगा, अर्थात वह व्यक्ति हमारे लिए कौन हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा। वह लेनदार के रूप में हमसे कभी ना कभी बाद में इतना पैसा लेगा।
इसलिए वो लेनदार के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात यहाँ पे जब हम लेखा करेंगे तो उधार जब भी खरीदेंगे तो माल तो आएगा, लेकिन यदि उधार है हमारा तो वह लेनदार के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो माल कितने का आएगा, हमारे पास 30,000 का माल आएगा और भविष्य में हम उस व्यक्ति को 30,000 देंगे। यदि नगद दे देते तो तिजोरी से कम हो जाता, नहीं दिए तो जीरो, पूंजी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार इस लेखांकन समीकरण का हम संतुलन करते हैं और समीकरण यहाँ पे बनाते हैं। जब हम समीकरण बनाते हैं तो हमारी तिजोरी में 60,000 है, क्योंकि माल जब हमने उधार लिया है तो तिजोरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन माल हमारे पास 50,000 का बढ़ गया है और पूंजी भी कम ज़्यादा नहीं हुई है यहाँ पर। लेकिन आपने देखा है कि लेनदार जो है वह 30,000 हमारे बढ़ गए हैं कि भविष्य में अब 30,000 रुपये हमें और देना पड़ेगा। इस प्रकार से उधार माल यदि हमने खरीदा है तो लेनदार हमारे पास बढ़ जाते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट है माल बेचा। माल बेचा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे उन्होंने बताया है लागत जो है 15,000 रुपये बताया गया है कि लागत जिसकी 15,000 है और बेचा है 20,000 रुपये में। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जब हमने माल बेचा है तो हमारे पास रोकड़ आई है 20,000 रुपये, लेकिन यहाँ से माल गया यानी माइनस हुआ है 15,000 रुपये का। तो जो बीच में जो 5,000 का डिफरेंस है वही तो हम लाभ कहते हैं उसको, कि खरीदा है हमने कम में, 15,000 में खरीदा है, वह माल को हमने 20,000 में बेच दिया तो ज़्यादा में बेचा है, अर्थात जो बीच का अंतर है वही लाभ कहलाता है। और यदि यही कम में बेच देता तो वह हानि कहलाती है। लाभ या जो हानि होती है वो मालिक की होती है, मालिक को मिलती है और मालिक का ही पैसा पूंजी के रूप में यहाँ दिखाया गया है, इसीलिए इस लाभ को हम पूंजी में जोड़ देंगे। हानि होती तो मालिक का पैसा कम हो जाता, इसलिए पूंजी में से घटा दिया जाता उसे। अब लेनदार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार इसका समीकरण हम यहाँ पे हल करते हैं। 60,000 और 20,000, अब हमारे पास तिजोरी में 80,000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो माल है यह सिर्फ 35,000 का हो जाएगा। कि 50,000 का था तो 5,000 का हमने दिए है तो यह 35,000 का हो जाएगा, लेकिन पूंजी जो है हमारे पास 85,000 की हो जाएगी, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें और लेनदार सेम 30,000 की ही यहाँ पे रहेंगे। इस प्रकार यह एक नया समीकरण तैयार हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि माल बेचा, लागत मूल्य जो है और जितने में बेचा है दोनों का अंतर लाभ कहलाता है। इस प्रकार अगला है कि नकद प्लांट खरीदा। नकद प्लांट खरीदेगा तो क्या होगा, आप बताइए। प्लांट खरीदा है नगद, अब आपको देखना कि प्लांट जो है यह स्थायी संपत्ति है और नगद खरीदा है तो रोकड़ हमारे पास से चली जाएगी, यानी रोकड़ तो माइनस हो जाएगी, लेकिन माल नहीं है वह है तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यह संपत्ति है तो इस स्थायी संपत्ति होने के कारण उसी का नाम लिख देंगे प्लांट का, और जितने रुपए की है उतनी राशि लिख देंगे। ना ही इससे पूंजी कम होगी ना ज्यादा होगी, लेनदार कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोकड़ चली जाएगी नगद खरीदने के कारण और वह संपत्ति यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। और प्लांट हमने खरीदा है यहाँ पर 25,000 रुपए का, तो माइनस 25,000 हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे प्लांट 25,000 का लिख देंगे हम। इस प्रकार यह समीकरण फिर नया समीकरण तैयार हो जाएगा। और यह समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है आपको समझ में आया होगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि इसका समीकरण का हल करना 80 में से 25,000 हमें घटाना होगा, अर्थात यहाँ पर 55,000 हमारी तिजोरी में बचेंगे और 35,000 का माल हमारे पास होगा और प्लांट 25,000 का हो जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से पूंजी हमारी 85,000 होगी और लेनदार 30,000 के होंगे। यदि हम दोनों तरफ का समीकरण का मिलान करते हैं तो 1,15,000 दायित्व पक्ष का और 1,15,000 हमारा संपत्ति पक्ष का भी योग हो जाएगा। तो ये सवाल आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि इन सवालों को हल करना बहुत ही सरल है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।